नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत बड़ी खबर। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कांवड़ यात्रा स्थगित करना ठीक नहीं। सांकेतिक रूप से होनी चाहिए थी कांवड़ यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की वजह से स्थगित हुई है कांवड़ यात्रा। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का लिया था फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, कहा कांवड़ यात्रा स्थगित करना ठीक नहीं। तो यात्रा स्थगित करना ठीक नहीं, यह कहा हरीश रावत ने। शिव जी का गंगा जल से अभिषेक हो, हर की पौड़ी पैड़ी के गंगा जल से अभिषेक हो, उसको कह दिया कि आपके कांवड़ नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि कांवड़ संघों से बातचीत करिए और सांकेतिक रूप से ही सही, आप लॉटरी के आधार पर ही सही, लेकिन कांवड़ यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि कांवड़ के साथ हरिद्वार के महात्म्य का एक पृष्ठ जुड़ा हुआ है। उस पृष्ठ को आप फाड़ दें, ये हमको स्वीकार नहीं। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को, क्या कहा उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा स्थगित करना ठीक नहीं, सांकेतिक रूप से होनी चाहिए थी कांवड़ यात्रा। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था, कोरोना के चलते फैसला लिया गया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में चीन सीमा पर बादल फटा है। बताया जा रहा है गुंजी कुटी मार्ग पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। भूस्खलन की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है, जिससे रोड बंद है। तो 1 महीने का रोड गया है पूरा। अच्छी बात यह है कि जहां बादल फटा है वहां पर आबादी नहीं थी, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। इस मार्ग के बंद होने से कुटी गांव का संपर्क कट गया है। साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाली रास्ता भी फिलहाल बंद है। बीआरओ का कहना है कि 15 जुलाई तक मार्ग तैयार कर दिया जाएगा। बादल फटने के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काफी दुर्गम इलाका है और किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं, इन तस्वीरों को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो 15 जुलाई तक उम्मीद की जा रही है कि दोबारा खुल जाएगा मार्ग, लेकिन अभी किस तरह की मुश्किलें हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अभी बड़ा अपने तो पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां चीन सीमा पर बादल फटा है। गुंजी कुटी मार्ग पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खुल गया है। दरअसल नेशनल हाईवे पर बलदोड़ा के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था और बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से मलबा साफ कर दिया है, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही दोबारा से शुरू हो गई है। दरअसल मलबा गिरने की वजह से रोड घंटों तक जाम रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं टिहरी में पंजाब से बारात लेकर पहुंचा कार ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई को पटियाला से बाराती बारात लेकर आए थे। ऋषिकेश मुनि की रेती में बारातियों का सैंपल लिया गया था। जांच में कार ड्राइवर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे कोविड आइसोलेशन सेंटर नर्सिंग कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया। वहीं ड्राइवर के संपर्क में आने वाले करीब 40 लोगों को चिन्हित किया गया और उन्हें नई टिहरी, चंबा और ऋषिकेश में क्वारंटीन किया गया है, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। तो हमको ये बताया गया था कि इसमें खाली 40 लोग थे, जिसमें से जो ड्राइवर था वो पॉजिटिव पाया गया है। उसके अतिरिक्त जो बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो अभी तक में चल रही है, और उसके अलावा जितने भी लोग हैं हमने उनको होम क्वारंटाइन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। तो जैसे ही इनका रिजल्ट आता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उसके उपरांत हम कोई जो है कार्रवाई कर पाएंगे।
वहीं रुद्रपुर और बाजपुर में 3 दिनों के लॉकडाउन लगाया गया है। 3 दिनों के लिए उधम सिंह नगर जिले में अब तक 544 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसमें से 242 कोरोना संक्रमित अभी भी अपना उपचार करा रहे हैं, जबकि 295 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके साथ ही जिले में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रुद्रपुर और बाजपुर में 16 जुलाई तक लॉकडाउन का आदेश दिया है। काशीपुर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। नगर निगम रुद्रपुर एरिया और उसके आसपास के जो गांव हैं उन एरियाज में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के नंबर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था। तो उसको देखते हुए कोरोना प्रसार को रोकने के लिए जनहित में लॉकडाउन 3 दिन का लगाया गया है, जो 13 तारीख की रात 12 बजे से 16 तारीख की रात 12 बजे तक रहेगा। इसमें मेडिकल इमरजेंसी केसेस और अदर एसेंशियल एक्टिविटीज़ को छोड़ते हुए कुछ एक्टिविटीज़ बैन की गई हैं, रेस्ट्रिक्ट की गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थत्यूड़ गांव में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। इस सेंटर में नकदी फसलों के संवर्धन होगा। तो एग्री बिजनेस सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस दौरान उनके साथ सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थत्यूड़ गांव में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया है। सीएम के साथ सतपाल महाराज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। इस सेंटर में नकदी फसलों के संवर्धन किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान हरीश रावत ने कनखल स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा के संतों और गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने साल 2016 में हर की पैड़ी से बह रही गंगा को अपने द्वारा गंगा एस्केप चैनल घोषित करने के लिए अपनी सरकार की गलती स्वीकार की है। हरीश रावत ने भाजपा सरकार से फैसले को बदलने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस सत्ता में आने पर यह फैसला लेगी। सरकारी कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हूँ, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। और मैंने इसीलिए श्री 1008 अखाड़ा परिषद को और गंगा सभा दोनों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिख दिया है कि इसको राज्य सरकार जो है तत्काल आदेश जारी करके पुराने आदेश को बदले। अरे फोन किसका है? पुराने निर्णय को बदले। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती, कोई ऐसा नहीं कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। तो वो निर्णय को बदले और हम उसका समर्थन करें। वहीं उत्तरकाशी में नाकुरीगढ़ बरसाती मार्ग पर सड़क की कटिंग के दौरान बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की कटिंग से निकलने वाला मलबा नाकुरी गांव के ऊपर की तरफ डाला जा रहा है, जिससे बरसात के समय में इस मलबे से गांव में बड़े नुकसान की आशंका है। इस बारे में ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ के ठेकेदार हैं, इन्होंने पूरा मलबा डाल दिया हमारे खाले में। और एक खाला हमारे गांव से होते हुए जाता है और हमारे गांव में तकरीबन 150-200 परिवार निवास करते हैं वहाँ पे। और 150-2 परिवार के साथ साथ ही वहाँ पे बहुत सारे हम लोगों के खेत भी हैं। और जिस तरह से यहाँ मलबा डाला हुआ है, बरसात के मौसम में इस खाले का इतना ज़्यादा जलस्तर होता है कि बहुत सारी हानियाँ होती हैं हमारे गाँव में। इस मलबे से और भी ज़्यादा हानि होने की संभावना है हमारे गांव में। ग्रामीणों में एक भय का माहौल बना हुआ है। वहाँ पे किसानों की काश्तकारों की उपजाऊ ज़मीन भी है, और जिससे काश्तकारों की ज़मीन को भी और गांव के ऊपर पे भी घरों को भी, आवासीय भवनों को भी खतरा मंडरा रहा है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि तत्काल उस मलबे को वहाँ से हटा करके, और क्योंकि उस मोटर मार्ग का डामरीकरण का भी काम प्रस्तावित है। वहीं खटीमा में एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिस वजह से कार सवार 2 युवकों को हल्की चोट लगी है।
बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से कार अनियंत्रित होकर नहर के अंदर जा गिरी। भारत चीन विवाद के बाद देश में चीन में बने सामानों का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिषद में चाइनीज आइटम्स का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। वहीं ऊर्जा विभाग में होने वाले चाइनीज उपकरणों का इस्तेमाल न करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो विधानसभा में चाइनीज सामान पर पाबंदी, चीन से बने उपकरणों का इस्तेमाल अब से विधानसभा में नहीं किया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि चाइना के बने हुए सामान का इस्तेमाल ना किया जाए। तो भारत चीन विवाद के बाद से पूरे देश में इस तरह की मांग उठ रही है, तेजी से उठ रही है कि चाइना के बने सामान का इस्तेमाल ना किया जाए। तो अब विधानसभा में भी चाइनीज सामान से दूरी बनाने का फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने जारी कर दिया है आदेश। विधानसभा में चाइनीज सामान पर पाबंदी लगा दी गई है। ऊर्जा विभाग ने भी इस पर फैसला लिया। तो अब चीन के बने उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा, चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा विधानसभा में। तो गलवान घाटी में जो हुआ उसको लेकर पूरे देश में भारी नाराजगी है और उसके बाद से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। निर्देश मेरे द्वारा जारी हो चुके हैं कि विधानसभा के अंदर किसी प्रकार के चाइनीज उत्पाद का इस्तेमाल नहीं होगा। और मैंने आग्रह भी किया व्यक्तिगत तौर पे भी सभी से, यदि वो भी कोई व्यक्तिगत कहीं इस्तेमाल करें तो उससे परहेज करें, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल आज हमारे चाइना ने हमारे देश के साथ किया, जो व्यवहार हमारे साथ किया, और अर्थव्यवस्था हमारे से उसकी मजबूत हो रही। कई उपकरणों के छोटे जो पार्ट्स होते हैं, कई इस तरह की छोटी चीज़ें होती हैं जो चीनी हमारी जो हैं बनी हुई चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक हम लोगों ने बेसिक एडवाइजरी तो सभी निगमों को कह दिया है कि फ़िलहाल अभी हम लोग किसी भी तरह के जो चीनी उपकरण हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनुबंध हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है उसमें कोई उपकरण हों, तो उसके लिए एमडीज़ अपने स्तर से कार्यवाही कर रहे हैं। उधर हल्द्वानी के रानीबाग और उसके आसपास के क्षेत्र में गुलदार का आतंक है। गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया है, इसीलिए अब शिकारी उसकी तलाश कर रहे हैं। मगर वन विभाग की पहली कोशिश इस गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की होगी। हल्द्वानी के रानीबाग इलाके के लोग एक आदमखोर गुलदार के हमले से खौफ में जीने को मजबूर हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अपने शिकारियों के साथ जंगल की खाक छान रही है। वन विभाग का टारगेट है वो गुलदार जो अब तक 2 महिलाओं की जान ले चुका है। गुलदार के लगातार बढ़ रहे हमलों को लेकर वन विभाग ने उसे आदमखोर घोषित कर दिया है। 202 की अनुमति मेरे पास है, हमारे सीनियर ऑफिसरों ने अनुमति दे दी है, और एक ट्रैंकुलाइज टीम मेरे पास है कि शूट करने से पहले अगर ट्रैंकुलाइज हो जाएगा तो उसको हम जीवित पकड़ेंगे। जिस जगह गुलदार के हमले हुए हैं वहां शिकारी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की टीम जंगल में कॉम्बिंग भी कर रही है। गुलदार के पगमार्क के सहारे उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इससे आभास होता है कि वो उम्र दराज के करीब है अपने, क्योंकि खुल के शिकार करने लायक अब नहीं रहा, तो और भूखा प्रतीत होता है। ऐसा आभास होता है कि 1-2 दिन के अंदर कब्जे में आ जाएगा। पहले तो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, विशेष परिस्थिति में ही किल का काम होगा उसको, नहीं तो ट्रैंकुलाइज करेंगे और सुरक्षित पकड़ने की कोशिश करेंगे। वन विभाग की पहली कोशिश गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की होगी। अगर गुलदार फिर भी वन विभाग के शिकंजे में नहीं आए तो उसे शिकारी की गोली से निशाना बनाया जाएगा। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई जगह पिंजरे भी लगा दिए हैं। वन विभाग के शिकारी 24 घंटे गुलदार की निगरानी कर रहे हैं। इस बार अगर गुलदार नजर आया तो उसका बच निकलना मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि कब ये गुलदार वन विभाग के कब्जे में आता है और कब यहाँ की जनता को इस गुलदार के दहशत से निजात मिलती है। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी।
देहरादून में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना और महंगा पड़ेगा। दरअसल पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से शहर के मुख्य स्थानों की निगरानी कर रही है। ऐसे में अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। तीसरी नजर की निगरानी में राजधानी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई, अब ऑनलाइन होगा चालान। दून में भले ही सड़क पर आपको पुलिसकर्मी चेकिंग करते ना मिले, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका चालान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने 400 सीसीटीवी की मदद से चालान की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीसीटीवी बेस पे अब चालान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कंट्रोल रूम में लगभग हमारे 400 सीसीटीवी जो हैं वो अभी तक फंक्शनल काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम लगभग 200 नए सीसीटीवी लगाने जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में। और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के माध्यम से अब जो भी व्यक्ति जो हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनका चालान हम उसमें देख के भी शुरू करने जा रहे हैं। अब अगर आपने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, आप ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की नजर से भले ही बच जाएं, लेकिन तीसरी आंख की नजर से नहीं बच पाएंगे। आने वाले दिनों में पुलिस 200 और सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा है जहाँ पे हम जो रेड लाइट्स हैं उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे हम कर रहे हैं तो एकदम भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। तो इन सब रेस्ट्रिक्शंस को, इतनी जो चुनौतियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी की जो हेल्प है हम वो ले पा रहे हैं। जो बाकी जितने यात्री आ रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनके नियमों का भी पालन करें। लॉकडाउन में ढील देने के बाद आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है, इसलिए सड़क पर यातायात बढ़ने लगा है। जाहिर है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, साथ ही रोड जाम भी होती है। और अब इसीलिए पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने की ठान चुकी है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में कोरोना संकट काल के चलते एक अच्छी खबर है। यातायात निदेशालय अब 312 ट्रैफिक पुलिस की भर्ती करने जा रहा है, जिसकी शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 98 सब इंस्पेक्टर और 206 सिपाही की भर्ती होगी। यातायात निदेशालय की ओर से कराई जा रही इस भर्ती को लेकर मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। PRND के जो मानक हैं उसके हिसाब से अभी भी जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो सीमित संख्या में हैं। शासन स्तर पे हमें 312 जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उसकी अनुमति मिल चुकी है। वो नए जो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की जो पोस्ट हैं वो सैंक्शन हुई हैं, जिसमें 98 सब इंस्पेक्टर हैं, 206 कांस्टेबल हैं और इसमें जो सीनियर एक्सपर्ट है और जूनियर एक्सपर्ट उनको भी इस बार हम भर्ती करने जा रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।